नमस्कार भाई सभी को। तो आज 3.6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.6 3.5 तक सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो 3.6 आज करवाने जा रहा हूँ। तो जो 3.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी हैं दो, तो इसको हमें सोल्व करना है। इसमें कोई दे नहीं गया कि भाई हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है या फिर हमें एलिमिनेशन मेथड से करना। तो आपको जो सा भी मेथड सूटेबल लगे तो आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। तो आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन बार बार सोल्व करा रखी है। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 1/2x प्लस 1/3y = 2। दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6 के बराबर। तो यहाँ पर हमने 1/x तो लेट कर लिया p के बराबर और 1/y लेट कर लिया q के बराबर। तो 1/x की वैल्यू में अगर p रखूँ तो p/2 ये बन जाएगा q/3 = 2। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये p/2 प्लस में q/3 = 2 के बराबर। तो इनका लेंगे हम एलसीएम, तो आएगा 6। तो 2 3 जा 6, ये हो जाए 3p के बराबर। 3 2 जा 6, तो हो जाए 2q के बराबर = 2। तो ये 6 वहाँ जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3 प्लस में 2q = 12 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली इक्वेशन भी बना लेंगे। 1/x की वैल्यू p, 1/y की वैल्यू q, 13/6। इसी तरीके से इक्वेशन हमारे पास दूसरी भी बन जाएगी। तब ये दो इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं ये हमें सोल्व करनी है। चाहे आप इसमें कोई सा मेथड लगा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, चाहे तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, और चाहिए आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो तीनों मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो सा भी आपको सूटेबल लगे। मैंने आपको 3.5 एक्सरसाइज तक तीनों के तीनों मेथड ये करवा रखे हैं। अगर आपको सब्सटीट्यूशन लगाना है तो क्या करो, यहाँ पे p की वैल्यू निकाल दो, p की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से q की वैल्यू निकालो और इसमें फिर 1 में या 2 में इक्वेशन पुट करके q की वैल्यू, वहाँ से p q की वैल्यू दोनों निकल आएंगी। तो p q की निकलने के बाद वहाँ से 1/x और उसका 1/y में कर दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, x और y की वैल्यू भी निकल आएंगी। तो यहाँ पे जो इसने मेथड दे रखा है वो दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो जो कि अपने पास 3p प्लस में 2q माइनस में 12, दो इक्वेशन हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2p प्लस में 3q माइनस में 13। ठीक है, तो हमारे पास p वेरिएबल है, q वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल अगर हम 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो p के वेरिएबल है 3 और 2, q के वेरिएबल है 2 और 3, और कांस्टेंट हमारे पास माइनस के 12 और माइनस के 13। ठीक है, तो p के हमारे पास कौन कौन सी नीचे टर्म आएंगी। तो p के केस में हम क्या करते हैं, इसकी हमारे पास कॉलम छोड़ दो और इसकी रो छोड़ दो, पूरी की पूरी p के। तो 4 एलिमेंट बच गए हमारे पास ये वाले। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 13 2 जा 26, तो है जा माइनस के 26 क्योंकि माइनस का 13 है, बीच में आएगा माइनस का साइन। उसके बाद 12 3 जा 36, 12 आती है 36, जो भी माइनस का = में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्यू के केस में ये इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो। तो 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 तो ये और 2 ये। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसका ऑर्डर अलग होगा। ये वाले 2 पहले मल्टीप्लाई होंगे, जो 12 और 2 है, 13 और 3 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 दूनी 24, जो कि आएगा माइनस का 24, बीच में माइनस का साइन, और ये नीचे वाले दोबारा मल्टीप्लाई, तो 13 3 39, जो कि आ जाएगा माइनस का 39 = में कांस्टेंट हमारे पास 1 है, हम यहाँ पे 1 लेके चले। तो इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचे ये वाले, ये जो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, माइनस में 2 2 जा 4। तो इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 36 में से अगर 26 गए तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी 10 = में q में 39 में से अगर मैं 24 घटा दूँ तो हमारे पास बचेगा 9 और 6 15 के बराबर = 1 में 9 में से 4 गए 5 के बराबर। तो अगर मैं फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को इक्वल पुट करूँ तो यह हो जाए p में 10 = में 1/5। तो p की वैल्यू मैं बता सकता हूँ क्या होती है, 10/5 के बराबर, जो कि बराबर आ जाए 2 के बराबर। तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 हमारी। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखूँ तो आएगा अपने पास q में 15 = में 1/5। तो q की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय में 5, तो 5 3 जा 15। तो q की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 के बराबर। तो अगर p की वैल्यू 2 है तो हमारे पास हमने x माना था 1/p के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और जो q है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 1/3 के बराबर, जो कि y की वैल्यू, क्योंकि हमने जो y माना था वो क्या माना था 1/q के बराबर। तो यहाँ से हमारी x की और y की वैल्यू, बस लास्ट में ध्यान रखना, बस x y की वैल्यू हमने निकाल के आनी है। ठीक है,
एक्स माना था हमने यहाँ पे 1/x कर देना पी का, क्योंकि हमारे पास पी माना था 1/x, या फिर न्यू लिख लो एक्स माना था 1/p, या फिर y माना था 1/p, या फिर p माना था 1/y। तो एक ही बात है इन दोनों की और इन दोनों की। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे सिंपली निकल आई है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आप इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना चाहो या एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहो तो मैंने आपको इसका बेसिक बता रखा, बस लास्ट में आपने p की और q की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना है, ताकि हमें x और y की वैल्यू पता लग सके। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड अंडर रूट में दे रखा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमने 1/√x को भी हमने p मान लेना है और 1/√y की वैल्यू को भी हमें q मान लेना है। बस कुछ नहीं, ये बन जाएगा अपने पास 2p प्लस में 3q = 2। इसी तरीके से √x हमने मान रखा तो ये बन जाए 4p, क्योंकि 1/√x की वैल्यू है p और 1/√y की वैल्यू है q के बराबर, तो ये बनेगा 4p माइनस में 9q = -1। तो इस वाले केस में इसने क्या करा है, एलिमिनेशन मेथड लगाया है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन बन गई है हमारे पास 2p प्लस 3q = 2 और 4q माइनस में 9q -1 के बराबर। तो उसने क्या करा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो पहली जो इक्वेशन है उसको क्या करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मर जाए हमारे पास 3 3 9q बन जाए यहाँ पे, तो 9 से 9 कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2p प्लस में 3q = 2, 4q माइनस में 9q -1 के बराबर दे रखा है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको क्या करा है, इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 6p प्लस में 9q = 6 के बराबर। तो इसमें क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली दो इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो माइनस के 9q से प्लस का 9q गया, बच गया 6 और 4 10, 10p = आ जाए 6 में से गया 5, तो 10p की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 1/2, क्योंकि p की वैल्यू आ जाएगी 5/10 जो कि हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, तो p की वैल्यू अभी यहाँ पे 1/2 आ गई, तो इस जो p की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये बनेगी पापा 2p, p की वैल्यू 1/2 प्लस में 3q = 2 के बराबर। तो 2 से 2 काट दो तो 3q की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, ये हो जाए -1 वहाँ जाके, तो 1, तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर। ठीक है, तो q की वैल्यू आ गई 1/3, p की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा कि p की वैल्यू हमें 1/√x की बराबर रख रखी थी। तो ये दो इक्वेशन को देख लें यहाँ पे, इसको और इसको, तो हमारे पास यहाँ से हो जाए कि 1/√x = 1/2 के बराबर, और दूसरी चीज़ 1/3 = 1/√y के बराबर। तो हमें सिंपली क्या करना है, x की और x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपल, तो यहाँ पे √x = आएगा 2 के बराबर, और यहाँ पे रूट हटाएंगे, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, और ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर √y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये √y बन जाएगा 3 के बराबर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो √ से स्क्वायर कट जाता है हमारे पास, तो y की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। तो इसी तरीके से हमें x y की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो अगला भी बिल्कुल आसान है, इसमें क्या करें, हमें x की वैल्यू हमने 1/x की वैल्यू p लेट कर ली, 1/x की वैल्यू वहाँ पे p, तो ये बन जाए 4p प्लस 3y, y की हमने कुछ भी लेट नहीं की, y को हम ऐसे कैसे रहने देंगे, तो 4p प्लस 3y = 14, ये बन जाए 3p, क्योंकि 1/x हमने p लेट किया, तो 3p माइनस 4y = 23। तो इन दोनों इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको बता रखा है, सोल्यूशन आपके सामने, ज़्यादा आपका टाइम ले नहीं का मैं, तो सोल्यूशन देख लेना और अपने आप सोल्व करके देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट। तो यहाँ पे दो इक्वेशन देख के हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय में x की पावर -1 प्लस में 1/y की पावर -2 = 2, और दूसरी इक्वेशन है 6 डिवाइडेड बाय में x माइनस में 3 डिवाइडेड बाय में y की पावर -2 = 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वो एक केस 1/x की x -1 दे रखा p के बराबर, और यहाँ पे लेट कर लिया इसने 1/y -2 = q के बराबर। तो ये वाली जो चीज़ है p पुट कर लो, तो ये बन जाए 5p प्लस में q = 2। तो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये बनेगी 6p माइनस 3q = 1। तो इसमें आप कोई भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, तो तीनों से आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। इस केस में इसने कर रखी है एलिमिनेशन मेथड से। क्या किया उसने, दो इक्वेशन दे रखी थी, तो पहली इक्वेशन को क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 से करेगा तो यहाँ पे 3q बन जाए। उसके बाद उसने ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ मैं। इस इक्वेशन का क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गया 5 × 3 = 15 की p
प्लस में 3q इज इक्वल टू में 6। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड जमा में इक्वेशन नंबर थर्ड। तो माइनस के 3q से प्लस के 3q या 15 और 6 अपने पास बच गया 21 के बराबर। 21p इज इक्वल टू में 6 और 1 7। तो p की वैल्यू आएगी 7/21 के बराबर। तो p की वैल्यू आएगी 7/21 जो कि हो जाए 1/3 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से p की वैल्यू निकाल ली इसने। ये p की वैल्यू क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देगा। तो यहाँ से q की वैल्यू निकल आएगी। तो q की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 के बराबर। तो p की वैल्यू भी 1/3 और q की वैल्यू भी 1/3। तो हमें जो लेट की थी चीज़ कि 1/x माइनस में 1 इज इक्वल टू में p की वैल्यू हमारे पास आई 1/3 के बराबर। उसके बाद 1/y माइनस में 2 जो कि है q के बराबर, q की वैल्यू भी 1/3। तो दोनों केस में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हो जाए 3 इज इक्वल टू में x माइनस में 1 और यहाँ बन जाए 3 इज इक्वल टू में y माइनस में 2। तो x की वैल्यू आएगी 4 के बराबर क्योंकि ये 1 वहाँ जाकर ऐड करेगा, और y की वैल्यू आएगी 3 और 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू में 5। तो x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 5 के बराबर। तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, तो देखो फिफ्थ पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो हमारे पास ये वाली और एक ये वाली। मैं बताता हूँ आपने इन्होंने कैसे सोल्व किया। तो 7x माइनस में 2y दे रखा है डिवाइडेड बाय में xy इज इक्वल टू में 5 के बराबर। तो इक्वेशन मैं सोल्व करने बता देता हूँ। तो क्या करते हैं, जो ये हमारे पास एलसीएम इनका कंबाइन एलसीएम इनको अलग अलग करके लिख लेते। 7x के नीचे भी xy आएगा, माइनस के 2y के नीचे भी xy आएगा, इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको x को x से काट देता हूँ तो ये बचेगा हमारे पास 7/y, माइनस में यहाँ पे y से y काट दो तो बनेगा 2/x इज इक्वल टू में 5 के बराबर। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ से। और उसी तरीके से अगली इक्वेशन जो है हमारे पास 8x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 15 डिवाइडेड बाय में xy के बराबर। तो 8x के अंडर भी में xy अलग लिख लेता हूँ, प्लस में 7y के अंडर भी में xy अलग से लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 50। तो x से x काट दो बनेगा 8/y, प्लस में ये y से y काट दो बनेगा 7/x इज इक्वल टू में 15। अब वही वाला फॉर्मूला अपना 1/x को p लेट कर लो, 1/y को q लेट कर लो, तो ये बन जाए 7q माइनस में 2p इज इक्वल टू 5। ये बन जाए हमारे पास 8, देखो y की वैल्यू हमने q पुट करी थी यहाँ पे 8q प्लस में 7p इज इक्वल टू में 15। तो ये दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, जो कि हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 3 और 4। ठीक है, बस इसने रीअरेंज करेगा, माइनस के 2p आगे लिख दिया, 7q पीछे लिख दिया, माइनस के 5 को यहाँ पे लिया है। तो एक ही बात है इनकी सभी की। तो यहाँ पे इसने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो है पी क्यू वहाँ पे आपने कॉमन रखने हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ पे इसकी आ जाएंगी, क्योंकि p को हमने लेट करेगा 1/x के बराबर। तो p की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। q की वैल्यू 1/y लेट करेंगे तो q की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन्होंने कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको 3.5 एक्सरसाइज में कंप्लीट बता रखा है। तो इसमें आपका डाटा और नेट बचाने के लिए मैं ये अभी सोल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको मैंने सॉल्यूशन आपके सामने दे दिया, क्योंकि मैंने आपको सभी चीज़ बता रखी है। उसके बाद इसके इक्वेशन नंबर 6 है, दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। 6x प्लस में 3y बराबर दे रखा 6xy के बराबर, और जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस में 4y इक्वल टू 5xy के बराबर। तो जो पहली इक्वेशन है 6x प्लस में 3y इक्वल टू में 6xy, इस xy को क्या करो, इन दोनों के नीचे लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जो अगली इक्वेशन है 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 5xy है, इस xy को भी इन दोनों के नीचे लिख लो एक एक करके। तो हमारे पास वही बन जाएगा, x से x काट दो बन जाए 6/y, यहाँ पे y से y काट दो प्लस में 3/x बनेगा इज इक्वल टू में 6 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 निकल लो इसको। इसके बाद x से x काट दो बनेगा 2/y, y से y काट दो बनेगा 4/x इज इक्वल टू में 5। तो इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरीके से 1/x को p मान लो, 1/y को q मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, उसके बाद इक्वेशन हो जाएगी अपने पास सोल्व। उसके बाद है इसका 7th पार्ट, सॉल्यूशन देख लो एक बार सारा कंप्लीट। 7th पार्ट में देख है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई वो भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा कोई करने की खास बात नहीं है। वो है 10 डिवाइडेड बाय में x प्लस में y प्लस में 2 डिवाइडेड बाय में x माइनस में y इज इक्वल टू में 4। तो वही x प्लस में y की वैल्यू p रख ली हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे पुटिंग x 1/x प्लस y इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस y की वैल्यू हमने q पुट कर दी। गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन, यहाँ पे 10p प्लस में 2q इज इक्वल टू में 4 बन जाएगा, प्लस में 2q इज इक्वल टू 4। और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन जाए 15p माइनस 5q इज इक्वल टू में -2 के बराबर। अब देखो यहाँ पे इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रखा है, तो यहाँ पे अगर ये करना चाहो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इससे मैं अगर इधर कोई भी आपका सोल्यूशन सेम निकाल के दिखाता हूँ, तो एक करवा देता हूँ बीच में क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगा कर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करें तो देखो मैं अगर 5 को 10 बना दूँ और ये 2 को भी 10 बना दूँ तो हमारे पास सेम हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास 1 है ये 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर अगर 1 को मैं क्या करूँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको क्या करूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50p प्लस में 5 2 10 क्यू इज इक्वल टू 5 4 20। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 15 2 30 माइनस का है तो 5 2 10 तो माइनस के 10 क्यू इज इक्वल टू माइनस का तो माइनस के 4। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देते हैं 4 में, तो ये हमारे पास सिंपली ये कट हो जाएगा। तो 50 प्लस में 3 हो जाए 80p इज इक्वल टू में 20 माइनस में 4 दैट इज 16। तो p की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई में 80, तो ये जो है 16 5 80, तो p की वैल्यू आएगी 1/5 के बराबर। सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से p की वैल्यू आएगी 1/5, तो p की वैल्यू मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाए 10p, p की वैल्यू हमारे पास 1/5 के बराबर है, प्लस में 2q की वैल्यू में पता नहीं इज इक्वल टू में 4, तो ये काट लेता हूँ 5 2 10, तो 2q की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 माइनस में 2, क्योंकि 2 वहाँ जाकर माइनस करेगा, तो ये हो गया 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2q इज इक्वल टू 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो इस केस में हमने क्या है p लेट कर रखा है 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई, और यहाँ पे p की वैल्यू 1/5 के बराबर, ठीक है। और इस केस में जो q है हमारे पास, q दे रखे है हमारे पास 1/x माइनस में वाई, जिसकी वैल्यू है 1 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो हो जाएगा x प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5, और इसमें क्या आएगा x माइनस में वाई इज इक्वल टू में 1 के बराबर। तो देखो दो इक्वेशन फिर से बन गई हमारे पास, x माइनस में वाई 1 और x प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5। तो इनको भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको 4 इसको 5 नंबर दे दो, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इससे कट जाए, प्लस के वाई से माइनस का वाई हो जाए 2x इज इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू आ जाए हमारे पास 2 3 6, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में कुछ में पुट कर दो। तो x की वैल्यू 3 है, प्लस में y की वैल्यू इज इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि 5 में से 3 गए 2 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 2। तो इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, ये मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से करवा दिया। उसके बाद इसका पार्ट 8 कुछ नहीं है, बस आपको इक्वेशन को सिंपल बनाना है। तो इसमें जो इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करा है, इसने दो इक्वेशन ये दे रखी थी यहाँ पे। तो इसने क्या किया, पुट 1 में 3x प्लस वाई, जो कि नीचे वाली टर्म है 1 में 3x प्लस वाई को p पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी p प्लस में q, और 1 में 3x माइनस वाई को q पुट करा है, विच इज इक्वल टू में 3/4 के बराबर। उसके बाद जो अगली इक्वेशन है यहाँ पे देखो 1 3x प्लस वाई हो तो जा p के बराबर, अब नीचे 2 ऐसे कैसे रह जाएगा माइनस में, ये 1 3x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी q के बराबर, और ये 2 ऐसे कैसे रह जाएगा इज इक्वल टू में माइनस के 1/8। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई यहाँ पे। अब उसने आगे क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि p/2 भी हट जाएगा, q/2 भी हट जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई होता है 2 4 8, तो ये बनेगा p माइनस में q इज इक्वल टू में माइनस के 1/4 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है p प्लस में q इज इक्वल टू में 3/4 के बराबर। तो कुछ नहीं किया, सिंपली इसने क्या कराया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस में 3 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ये कट गया। तो 2p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/4 माइनस 1/4, साइन बीच में माइनस का हमने ऐड कराया सिंपल। तो 3/4 में से 1/4 गया हमारे पास 2/4 बन गया, जो कि बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो 2p इज इक्वल टू 1/2, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/4 के बराबर, ठीक है, क्योंकि p वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, नीचे मल्टीप्लाई करेगा वहाँ डिवाइड करेगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। इसकी जो इक्वेशन की वैल्यू हमें 1 या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पे भी आप पुट कर लो, वहाँ से हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या फिर 2 में पुट कर लो, तो यहाँ से हम p की वैल्यू 1/4 प्लस में q इज इक्वल टू में 3/4, तो q की वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस के 1/4, जो कि हो जाएगी 2/4 दैट इज 1/2, ठीक है। तो q की वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, बस हमने सिंपल इक्वेशन में पुट करनी है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर आगे पुट करा, जो p की वैल्यू है 1/4, तो 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, और q की वैल्यू 1 में 3x माइनस वाई दैट इज 1/2, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इसको दोनों को सोल्व करना है हमें, तो इक्वेशन बढ़ेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4,
और जो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 2 के बराबर बनेगी। तो आगे फिर कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर देना है क्योंकि हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो इससे ये गया तो ये बनेगा 6x इज इक्वल टू में 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू में 1 प्लस में y इज इक्वल टू में 4, तो y इज इक्वल टू में 4 माइनस में 3, तो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। तो दोनों की दोनों वैल्यू, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास दोनों वैल्यू सोल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, एक बार सोल्यूशन देख ले आप इसका पूरा, यहाँ से स्टार्ट है और ये ख़त्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल से ठीक हो एक्सरसाइज को, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो पहला सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट होती है, जैसे हमारे पास कोई भी नदी है उसमें पानी चल रहा है, तो ये जो पानी चल रहा है जिससे पीड़ते हो हम उसको कहते हैं स्पीड ऑफ करंट। और जो बंदा बोट में बैठा है उसको चप्पू से चला रहा है तो होती है रोइंग स्पीड, जो उसकी चप्पू चलाने की स्पीड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम देखो नाव चला रहे हैं किसी भी नदी में या नहर में, तो एक दो केस बन सकते हैं। चाहे तो हम जैसे नाव को, जो बोट है उसको करंट की दिशा में चलाए, मतलब करंट के फेवर में चलाए, मतलब साथ साथ, जैसे हमारे पास नहर ये चाहे चल रही है तो हम इसी डायरेक्शन में ही, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में है और हम बोट भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इसको लेकर चलें। और दूसरी हमारे पास ये क्या बनेगी, जैसे करंट हमारे पास चल रही है और बोट को हम ले जाएं इसके अपोजिट, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस केस में तो अगर मैं दो चीज़ लेकर, जो स्पीड ऑफ करंट है और रोइंग स्पीड है, जो मतलब जो चप्पू चला सकता है अगर मैं उसको x मान के चलूँ, और जो स्पीड ऑफ करंट है, स्पीड ऑफ जो नदी की जो स्पीड है, पानी जिस हिसाब से चल रहा है तो उसको y मानो। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगी, जब ये दोनों के दोनों फेवर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी दोनों की जो स्पीड बनेगी वो बनेगी x प्लस में y, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सपोर्ट मिल रहा है पूरा उसको, बोट को, की पूरी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस में y के बराबर। उसी तरीके से जो दूसरी स्पीड होगी हमारे पास, अगर मैं मान रहा हूँ कि वो जो बोट वाला है उसके अपोजिट चला रहा है, ये तो हमारे पास होगी रोइंग स्पीड जो कि हमारे पास x के बराबर, और ये होगी स्ट्रीम की स्पीड जो कि है y के बराबर। नदी चल रही है इस डायरेक्शन में, चला रहा है वो चप्पू को इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास अप स्ट्रीम की जो यहाँ पे स्पीड बनेगी वो बनेगी x माइनस में y के बराबर, क्योंकि वो उसके अपोजिट चला रहा है तो हमारे पास स्पीड कम हो जाएगी तो x माइनस में y हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो केस मैं आपको बताना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे अपने पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। देखो एक फॉर्मूला और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, हमें पता है सभी को कि स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। बस हमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख के हमें दो चीज लेट करनी है, रितु की स्पीड इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, तो ये तो हमने लेट करनी है कि ये हमें मान के चल रहे हैं हम x है, और जो हमारे पास इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो नदी की स्पीड है, वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ मान ली। तो अब अगर वो अप स्ट्रीम जा रही है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के साथ साथ चलना बंदे को भी, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के अपोजिट चलना। तो अगर नदी के साथ साथ चलेगी, डाउन स्ट्रीम चलेगी, तो हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, समझ के चलना। डाउन स्ट्रीम चलेगी, जब नदी के साथ साथ चलेगी तो हमारे पास स्पीड क्या होगी, रितु की स्पीड प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हो जाएगी x प्लस में y। तो हमारे पास क्या है, स्पीड जो कि बराबर किसकी होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ पे, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में टाइम कितना लिया है 2 आवर। तो सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास सिंपल तरीके से बनेगी। उसके बाद अपस्ट्रीम में हमें पता है कि अगर स्पीड ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है और हम चला रहे हैं चप्पू को इस डायरेक्शन में,
तो हमारे पास स्पीड क्या आएगी, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर जो कि हमारे पास x माइनस में हो जाएगा y के बराबर। ठीक है, x माइनस में y जो कि है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस केस में अपस्ट्रीम के केस में क्या गिरा है, 4 किलोमीटर चला है जो कि हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में आएगा टाइम हमारे पास क्या है 2 आवर के बराबर। सिंपल सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास दूसरे केस में भी, समझ गए। इसमें इसने क्या कर लिया, इसने क्या कर दिया, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम को। अगर देखो यहाँ पे मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूँ टाइम से, ये टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई तो वो बराबर आएगा डिस्टेंस के। तो इसने ये केस लिया है, यहाँ पे स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि बराबर आया डिस्टेंस के। यहाँ पे स्पीड को ये x माइनस वाई जो कि अपस्ट्रीम मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से जो कि बराबर आया डिस्टेंस से। ठीक है, तो केस दोनों के दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, ऋतु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में हमने x मान के चली है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो हमारे पास y में। तो हमारे पास दो केस बनते हैं, एक तो बनता है डाउन स्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, जब हमें जो हमारे पास स्ट्रीम चल रही है उसी की डायरेक्शन में चप्पू को चलाना हो, नाव को चलाना हो, बोट को चलाना हो, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हमारे पास स्पीड होगी x प्लस में y जो कि बराबर होती है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 20, टाइम है हमारे पास 2 के बराबर। उसी तरीके से अपस्ट्रीम में क्या होता है, अगर नाव की धारा है इस डायरेक्शन में और हम बोट को चला रहे हैं इस डायरेक्शन में तो हमारे पास अपोजिट बन गया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों काम हो रहे हैं तो हमारे पास वो बन गया अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में क्या होती है, हमारे पास जो स्पीड होती है दोनों की माइनस हो जाती है आपस में। तो स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास इस केस में 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो टाइम हमारे पास 2 आवर। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी x प्लस में y दैट इज इक्वल टू 20/2 तो काट के बनेगा 10 के बराबर। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे x माइनस में y इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 एलिमिनेशन मेथड से कर लो, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्लस y से माइनस y गया तो ये बन जाए 2x इज इक्वल टू में 12 देन x इज इक्वल टू में 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो ये x की वैल्यू 6 है प्लस में y इज इक्वल टू में 10 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू होगी 6 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू होगी 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, तो x जो हमने मान के चले थे स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर और ये है स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया बहुत आसान तरीके से। तो देखो सेकंड का भाई, देखो जो सेकंड पार्ट है बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो समझने की इसको कोशिश करना। जितने भी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एक एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। क्या कहते हैं, 2 वुमेन है और 5 men हैं, 2 औरत हैं और 5 आदमी हैं, दोनों मिलके इकट्ठे मिलके 7 आदमी हो गए टोटल, 7 बंदे हो गए टोटल। तो 7 बंदे इकट्ठे मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करें। सिंपल में समझा रहा होगा सिंपल भाषा में। उसके बाद 3 औरत और 6 आदमी कैन फिनिश इट इन 3 days। अब उसके बाद 3 तो वुमेन कर दी और 6 men कर दिए, मतलब एक बढ़ा दिए। वो क्या करते हैं 3 दिन में काम को ख़त्म कर देते। तो हमारे पास यहाँ पता लगे कि हमारे पास जो काम है वो सेम है, वर्क जो है टोटल वर्क हमारे पास सेम है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट बाय 1 man अलोन। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चलता हूँ, पहले देखिए इक्वेशन देखो, 2 women एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश है मतलब कोई भी वर्क है इन 4 days। ठीक, तो मैं यहाँ के क्या मान के चलूँ, को जो वुमेन है कैन कंप्लीट द वर्क में मतलब टोटल वर्क आ गया इन x days। जब अगर वुमेन पूरे का पूरा काम x days में ख़त्म कर दे, वुमेन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन x days। तो वुमेन टोटल काम को x दिन में करती है, तो x दिन में टोटल काम करिए। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि वुमेन का एक दिन का काम 1 day का वर्क कितना होगा, तो 1/x होगा। सिंपल सी बात है, वुमेन का एक दिन का काम 1/x होगा क्योंकि को x काम को d नंबर ऑफ डेज में कर रही है या फिर x नंबर ऑफ डेज में कर रही है। उसी तरीके से मैं अगर दूसरा पॉइंट मान के चलूँ कि मैन जो हैं कैन कंप्लीट द वर्क इन y days, y दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैन का जो 1 day का वर्क है वो हमारे पास 1/y के बराबर होगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी 2 इक्वेशन बनेगी। तो देखो वुमेन का एक दिन का काम 1/x और मैन का एक दिन का काम 1/y, तो ये समझने की बात थी और कुछ भी समझने की बात नहीं है इसमें। ये वाली मैं बात दोबारा बता देता हूँ,
कि वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब जो भी वर्क है हमारे पास वुमेन क्या कर रही है, एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है। तो एक्स डेज है, यहाँ पे अगर मैं आपको 1 बनाना है, देखो x मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, ये x को मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये 1/x हो जाएगा। वर्क को मान लिया हमने 1, ठीक है, 1 मतलब कंप्लीट वर्क है, तो 1 डे का वर्क वुमेन का हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/y के बराबर, ठीक है। तो 2 वुमेन, एक वुमेन एक दिन का काम था 1/x, तो 2 वुमेन का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 2/x के बराबर। सिंपल सी बात, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो 2/x के बराबर ही बनेगा। उसके बाद प्लस में 5 मैन, 2 तो वुमेन होगी, 2 वुमेन का हमारे पास काम आएगा 2/x, और 5 मैन का एक मैन का एक दिन का काम है 1/y, तो 5 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/y के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो टोटल वर्क है वो लेट कर लिया कि टोटल वर्क है हमारे पास 1 के बराबर। तो ये होगा हमारे पास एक दिन का काम 2 वुमेन का और 5 मैन का, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम हो गया ये, उसने काम कितने दिन किया, टोटल 4 दिन काम किया इन्होंने, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास इसका टोटल वर्क। ये था हमारे पास 2/x प्लस 5/y, 2 वुमेन का और 5 मैन का एक दिन का काम, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, क्योंकि वो 4 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। तो ये बराबर आ गया टोटल वर्क। तो हमें टोटल वर्क क्या मान के चले, हमें 1 के बराबर हमने टोटल वर्क मानना है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। उसके बाद जो अगली इक्वेशन बनानी है हमने अगली लाइन में दे रखी है, तो 3 वुमेन, तो एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x, तो 3 वुमेन का एक दिन का काम हो जाए 3/x के बराबर, प्लस में 6 मैन, एक मैन का एक दिन का काम है 1/y, तो 6 मैन का एक दिन का काम हो जाएगा 6/y के बराबर। ये हो गया एक दिन का काम। तो क्या करते हैं 3 दिन में फिनिश कर देते हैं, तो कैन फिनिश इट इन 3 डेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर रख दो 1, क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क हमने 1 के बराबर मान के चले हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पर नीचे मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन एंड ए मैन बी x एंड y। तो वुमेन जो डेज ले रही है वो ले रही है x और मैन ले रहे हैं y। तो वुमेन का एक दिन का काम हो गया 1/x और मैन का हो गया 1/y के बराबर। दोबारा मैं एक बार आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे 1/x, वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे इज 1/y के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 वुमेन, 2 वुमेन का एक दिन का काम 2/x और 5 मैन का एक दिन का काम 5/y। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है, बराबर है हमारे पास टोटल वर्क जो कि हमारे पास 1 हमने लेट करके चल रही है। उसके बाद जो अगली इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, 3 वुमेन जो कि हमारे पास 3 वुमेन का एक दिन का काम हो जाए हमारा 3/x, प्लस में 6 मैन, एक मैन का एक दिन का काम है y 1/y, तो 6 मैन का एक दिन का काम हो जाए 6/y के बराबर। तो टोटल काम करें 3 दिन में इज इक्वल टू आ जाए 1, जो कि हमारे पास टोटल वर्क के बराबर। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको हमें सोल्व करना है सिंपली, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो 4 है ना यहाँ पे ये 1/4 बना दिया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाकर डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। उसके बाद ये 1/3 बन जाए, ये 3 यहाँ जाके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1/3 बन गई। तो सिंपली कुछ नहीं करा, 1/x को p लेट कर लिया, 1/y को q लेट कर लिया, हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। सिंपल सी एक इक्वेशन ये बन गई। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 प्लस में 5 चौके 20q, 8p प्लस में 20q इज इक्वल टू 1 बन गई इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, तो इसमें 1/x को p लेट कर लिया, 1/y को q लेट कर लिया, और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें वहाँ जाकर, यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाकर मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9q प्लस में 6 3 जा 18। तो दूसरी इक्वेशन बढ़ेगी 9p प्लस में 18q इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब इसने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व किया है। अब आप इसमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा, जो सा भी आपको आसान लगता है वो आप इससे अब कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी x y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू है 18, y की वैल्यू 36, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू आई 1/18 और q की वैल्यू आई 1/36, तो 1/x और 1/y के इक्वल रख के। तो ये आप सॉल्यूशन आपको खुद करना है, क्योंकि ये मैं आपको पहले सारे करा चुका हूँ। इसके बाद अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँ, अगर आपको आंसर चेक करना कि भाई हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो इसका सिंपल 3 लाइन में इसका आंसर निकल सकता है आपका, ठीक है। 3 लाइन में, जितना लंबा क्वेश्चन है इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर 3 लाइन में आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपको जितनी हायर क्लासेज होंगी उनमें पढ़ाया जाएगा। तो मैं इसका सिंपल से सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो 2 वुमेन,
तो मैं 2W लिख लेता हूँ यहाँ पे। एंड 5 मैन, एंड का मतलब होता है हमारे पास ऐड, प्लस में 5 मैन। क्या कर रहे हैं हमारे पास 4 दिन में काम को कंप्लीट करें तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, हमारे पास क्या आ गया इसका टोटल वर्क, क्योंकि 2 वुमेन प्लस में 5 मैन हमने लेट कर लिया, ये हो गया हमारे पास इनका एक दिन का काम मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया टोटल वर्क के बराबर। इज इक्वल टू में हमारे पास आ गया ये 3 वुमेन प्लस में 6 मैन, तो 3 वुमेन प्लस में 6 मैन मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 3 दिन में काम कंप्लीट करे, तो ये भी इसका टोटल वर्क आ गया। तो हमारे पास टोटल वर्क और टोटल वर्क दोनों इक्वल के बराबर होते हैं हमारे पास टोटल वर्क में, क्योंकि हमारे पास अगर मेरे को देखो मान के चलो एक सेब खाना है तो वही मैं एक जना खाऊंगा, अगर 2 जने एक सेब को खाने में लगाएं तो सेब तो हमारे पास एक ही है ना, तो टोटल वर्क तो हमारे पास सेम ही है ना, एक सेब को खाना है, तो ये समझ के चलो टोटल वर्क हमारे पास सेम है, तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशन इक्वल रख दिए। तो हमारे पास बनेगा 4 2 8W प्लस में 5 5 चौक 20 M, तो W का मतलब वुमेन, M का मतलब है मैन, तो 3 3 9W प्लस में 6 3 18 M। तो जो W वाली टर्म्स है एक साइड लिख लेते हैं, M वाली एक साइड लिख लेते हैं, तो W वहाँ जाकर माइनस करेगा तो 9 में से 8 गए ये बन जाएगा 1W इज इक्वल टू 20 में से 18 गए ये बन जाएगा 2M। तो M डिवाइडेड बाय में W की वैल्यू क्या आएगी 1/2 के बराबर। तो इससे हमें पता है कि M जो मैन है हमारे पास 1 यूनिट काम कर रहा है और वुमेन है हमारे पास 2 यूनिट काम कर रही है, ठीक है। मतलब मैन का एक दिन का काम है 1 यूनिट, वुमेन का एक दिन का काम है 2 यूनिट। तो हमारे पास टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें M और W की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय W की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस में 5 M की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये वैल्यू M और W की चाहिए तो इसमें पुट करो ये वाली इक्वेशन में, या फिर इसमें पुट करो, तो बात एक ही रहने वाली है। तो 2 दूनी 4 5 5 5 और 4 9 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 और 4 9 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाए 36 के बराबर। तो ये 36 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अभी से उन्होंने पूछ रखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन। तो अगर एक वुमन इस काम को करे 36 काम को, समझ रहे हो, टोटल काम को अगर एक वुमन करे तो वुमन एक दिन में काम कर रही है 2 यूनिट, तो 36 काम को कितने दिन में करेगी, तो 36 डिवाइडेड बाय में 2 2 1 2 2 8 16, तो 18 दिन में वो काम करेगी, ठीक है। तो वुमेन काम करेगी 18 डेज में कंप्लीट। उसी बात पे अगर मैन लाए तो मैन के लिए हमारे पास टोटल वर्क वही 36 सेम है। अगर मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करे तो 36 काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज इक्वल टू में 36, तो 36 डेज में ही वो करेगा। तो ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक जिससे आप आंसर चेक कर सकते हो। देखो जो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो उसमें आपसे ये पूछी जाएंगी। तो देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। देखो यहाँ पे रूही है, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर, तो हमारे पास एक डिस्टेंस है रूही का जो कि है 300 किलोमीटर के बराबर, उसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो पहले केस में क्या होता है रूही के साथ, शी टेक 4 आवर इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। क्या होता है अगर जो रूही है अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और जो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास 240, अगर 240 वो बस से जाए तो जो उसको टाइम लग रहा है टोटल टाइम वो लग रहा है उसको 4 आवर्स के बराबर, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो मैं आगे इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन समझाऊंगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो टाइम जो होता है हमारे पास किस पे निर्भर करता है कि टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, वो किस स्पीड पे किस पे डिपेंड करेगा, ट्रेन की और बस की स्पीड पे। तो मैं 2 चीज़ लेट करके चलूँगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी यू, ठीक है, यू मान के चल रहा हूँ मैं, और लेट द स्पीड ऑफ बस बी वी, ठीक है। तो हमने जो ट्रेन थी हमें उसकी जो स्पीड मानी वो मानी हमने यू, और जो बस की स्पीड थी वो हमने मान ली वी। सिंपल सी बात है। अब दूसरी जो चीज़ मैं आपको कहूँगा कि हमें पता होना चाहिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समझ रही हो बात को। तो अगर मैं यहीं से टाइम का फॉर्मूला निकालूँ तो टाइम देखो वहाँ जाएगा तो ये हो जाए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टाइम हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सिंपल सी बात थी।
तो मैं टाइम का हमें फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए इक्वेशन को बनाने के लिए। तो टाइम हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय में स्पीड। तो टाइम हमें यहाँ पे पहले जो केस हो कितना देर का है 4 आवर्स के बराबर। तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4 आवर्स है हमारे पास यहाँ पे। तो 4 आवर्स इज इक्वल टू मेरा हमारे पास टाइम जो पहला जो टाइम इंटरवल किस में लगा हमारे टाइम लगा हमारे पास ट्रेन में, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ट्रेन में हमने डिस्टेंस कितना बताया, डिस्टेंस हमने निकाला ट्रेन में 60 किलोमीटर, और जो ट्रेन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी हमारे पास वो पता नहीं हमें, तो वो हमने लेट कर रखी है यू के बराबर। तो हमने यू मान लिया यहाँ पर। उसके बाद प्लस में यो टाइम तो हमें लग गया ट्रेन में, टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ये होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन। उसके बाद हमें बस का और निकालना। उसके बाद बस में हमने कितना ट्रैवल करा 240 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि हमारे पास टाइम की रेशियो पर बराबर में चलिए। तो ये हमारे पास टाइम है, ये भी हमारे पास टाइम आया, ये भी हमें टाइम के रेशियो में निकालना है। तो टाइम में क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास किलोमीटर में आ गया 240 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय में स्पीड से और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि ये टाइम की रेशियो में आ सके। तो डिस्टेंस जो हमें बस में ट्रैवल किया होता 240 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे हम उसको किससे, स्पीड से। किसकी स्पीड से, बस की स्पीड से। तो 240 डिवाइड बाय में वही, तो ये हो जाए हमारे पास टाइम टेकन बाय बस। तो बस से इतना टाइम लिया, ट्रेन से इतना टाइम लिया, टोटल टाइम आ गया 4 घंटे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास, सिंपल सी बात थी। उसके बाद क्या करता है अगले इक्वेशन में, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगले केस में क्या करा उसने, 300 किलोमीटर था टोटल, तो क्या करा उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, और उसका जो बचा हमारे पास 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर लिया। तो इस केस में हमारे पास क्या आया, सी टेक 10 मिनट लॉन्गर। तो देखो यहाँ पे 10 मिनट दे दिया और पीछे आवर दे रखा, तो ये मैच नहीं कर रहा है कि हमें यहाँ पे दे रखा घंटों में, यहाँ पे दे रहा मिनट में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 10 मिनट उसने फालतू लिया, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट, समझ लो 4 घंटे और 10 मिनट। मैं तो पता लगा सकता हूँ कि भाई अब मैं जो 10 मिनट है इसको क्या करता हूँ मैं मिनट घंटों में चेंज कर लेता हूँ, तो बन जाएगा 1/6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 सही 1/6, 4 सही 1/6, तो 6 चौक 24 और 1 25/6। तो 26/6 आवर्स आ जाएगा ये। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूँ दोबारा बताता हूँ आपको। 4 घंटे 10 मिनट है, इसको हमें घंटे में बनाना है, टोटल घंटे में। तो हमारे पास ये देख के चलो कि भाई 4 घंटे हैं हमारे पास, तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 चौक 24, तो 240 मिनट्स, प्लस में 10 मिनट्स और कर दो तो हो जाए 250 मिनट्स, डिवाइड बाय में आप 60 से कर दो तो 0 से 0 गए, तो 25/6 आवर्स आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस जो दूसरी केस बना हमारे पास, दूसरे केस में कितने घंटे बने 25/6 आवर्स, तो इतने टाइम उसको लगा है। तो जो टाइम लगा उसको ट्रेन से कितना लगा है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में यू, प्लस में जो बस में लगा है वो कितना लगा है 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में वी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये होता है हमारे पास डिस्टेंस और ये होती है हमारे पास स्पीड, जो कि बराबर आती है टाइम के बराबर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड करते हैं तो हमारे पास टाइम के बराबर आती है। तो ये भी हमारे पास टाइम आ गया, ये भी टाइम आ गया, इसका टोटल टाइम हमारे पास ये है। तो 2 इक्वेशन मैंने आपको बना कर दिखा दी यहाँ पे, एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन पे ले चलता हूँ, बस आपको आगे सोल्यूशन करना है जो कि हमने अभी तक करते आए हैं। देखो ये है हमारे पास इक्वेशन दोनों, 60 डिवाइडेड बाय में यू प्लस में 240 डिवाइडेड बाय में वी इज इक्वल टू 4, 100 डिवाइडेड बाय में यू प्लस में 200 डिवाइडेड बाय में वी इज इक्वल टू में 25/6 आवर्स। तो हमारे पास टाइम है दोनों साइड में। अब वही 1/u पी लेट कर लिया, 1/v क्यू लेट कर लिया, तो ये बन जाए 60p प्लस में 240 क्यू इज इक्वल टू में 4, ये बन जाए 100p प्लस में 200 क्यू इज इक्वल टू में 25/6। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, एक तो इक्वेशन ये बनी है और ये इक्वेशन बनी है हमारे पास ये वाली 4th इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 600 है, तो थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 600 के बराबर बन गई। तो ये बन जाएगी, देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600p प्लस में 2400 क्यू इज इक्वल टू में 40 के बराबर। उसके बाद ये इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये 600p प्लस में 1200 क्यू इज इक्वल टू में 25, 3 और 4 नाम दे लो इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में से सेकंड माइनस कर देंगे, या फिर इसको 4 नाम दे रखा भाई सुने और इसको 3। तो इक्वेशन नंबर 5 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दूं तो 5 में से हमें 4 माइनस करनी है, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस के साइन लगा दूँ, इनके नीचे मैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो इससे ये गया
2400 में से 1200 गया बढ़िया 1200 क्यू इज इक्वल टू में 40 में से 25 गया तो 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3 में से 2 गया 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाय में 1200, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये बन गया 1380, क्योंकि 3 8 24, तो 1 बाय में 80 की वैल्यू आ गई क्यू की। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आएगी 1 बाय में 80। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, क्यू की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो ये बन गया 600p प्लस में 2400 क्यू जो की वैल्यू है 1 बाय में 80 इज इक्वल टू 40। तो इसको काटेंगे 8 3 24, तो ये बन गया 30, 30 वहाँ जाकर माइनस करेगा तो बच गया 10 विच इज इक्वल टू 600p। तो p की वैल्यू आ जाएगी 10 बाय में 600 दैट इज इक्वल टू 1 बाय में 60। तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, इनका रेसिप्रोकल कर दो तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 और v की वैल्यू आ जाएगी 80 के बराबर। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और v जो हमारे पास स्पीड ऑफ बस वो हमारे पास आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन थी वो आराम से चल रही थी एज़ कम्पेयर टू बस। बस हमारे पास 80 की स्पीड से चल रही है, ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो ये था भाई उसका सोल्यूशन, मैंने सारी की सारी इक्वेशन आपको कंप्लीट करा दी है, जो कि है अपने पास इक्वेशन नंबर 3.6। तो हर एक क्वेश्चन इसका मैंने कंप्लीट कर दिया है, सोल्यूशन आपको मैंने दे दी है, तो आप इनके नोट्स बना सकते हो। अगर जो भी आपका कोई भाई बंधु क्लास 10th में पढ़ रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो ताकि उनकी मदद हो जाए। तो 3.6 तक अगर ये हमारे पास हो चुका है तो आगे हम एडवांस मैथ पे जाएंगे, इसका जो ट्रायंगल्स या फिर सर्कल्स या इस तरीके से कोई चैप्टर इसका उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।